जय हिंद दोस्तों। आज मैं कक्षा 9th का भारत भूमि और लोग ये पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ। सो आप लोग बने रहिए। अगर आप लोगों ने इतिहास का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव को एक साथ फिल इन द ब्लैंक्स को कर दिया गया है। और आज भी ये मास्टर वीडियो बनने वाला है और आप लोग देखिए। चलिए देखिए, महादेव कोचिंग सेंटर से ये कराया जा रहा है सॉल्व क्लास 9th के लिए। ये NCERT 2023-24 के लिए प्रकाशन किया गया था और इसका आज हम लोग कराते हैं स्थित और विस्तार, लोकेशन और एक्सटेंस, अध्याय 1 में। चलिए क्या करा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। 1 नंबर में चाइना है, 2 नंबर पर अपना भारत है। देखिए भारत, दो नंबर क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? तो 30 डिग्री का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के मानक माध्यम रेखा का मान क्या होगा? तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। भारत की स्थलीय सीमा तथा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो ये दुगुनी हो जाएगी। भारत, 5वां नंबर देखिए, भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो ये भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और ये क्लिफ जो रेखा दिख रहा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ग्रीनविच जो रेखा दिख रहा है ये ग्रीनविच में ही है, ये भूटान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। भारत में लगभग, ये इसमें देखना है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 32 डिग्री 8 है। 32 डिग्री 8 है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है पूरे विश्व में। भारत का मुख्य भूभाग 8.4 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 4 है उत्तर से, 37 डिग्री 6 है उत्तर, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। भारत में कुल वर्तमान में तभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जिसमें आपको नई दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि एवं मन्नार के द्वारा अलग होती है। मन्नार की खाड़ी है, ये दो से श्रीलंका अपना जो है अलग होती है। अच्छा, कोसी नदी को बिहार में कोसी कहा जाता है, कोसी कहा जाता है, जो हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वतों पर निकलती है। ये कारण बताओ और लघु उत्तरीय जो प्रश्न है दोस्तों, ये मैं अलग से एक वीडियो ला करके आपको सबमिट करूँगा। चलिए आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स का क्लियर करते हैं। अध्याय 2 का भौतिकी, स्वरूप और संरचना और उच्चावत। आज तक पूरे यूट्यूब पर कोई किसी ने नहीं कराया है, जो आज मैं कराने जा रहा हूँ। हिमालय के पूरे ऊंचे शिखर, ये पूरा देखिए, ये सब बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थ्योरी पढ़ के ही इसको सॉल्व करिए, देखिएगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए केटू जो है, केटू अपने भारत में ही स्थित है ना। केटू ये नेपाल में पड़ता है। अच्छा, कॉमेट जो है असम में पड़ता है, नंदा देवी सिक्किम में पड़ता है और माउंटेन एवरेस्ट जो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई में भी बता देता हूँ 8,850 किलोमीटर, कहीं 48 मिलता है, 8,848 मिलता है, इसके किलोमीटर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उत्तर पूर्वी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो ये शिवालिका हो जाएगा। हिमालय के निर्माण में कौन से सिद्धांत सर्वमान्य है? तब प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। 4 नंबर देखिए, संडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 642। भारत के सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। लघुत्तरीय प्रश्न का अगला वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए अध्याय 3 में चलते हैं, अपवाह स्वरूप। चलिए इसका चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्या कर रहा है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है और बिहार के दरभंगा जिला में है। बिहार के दरभंगा जिला में लक्ष्मी सागर झील बना हुआ है। निम्न में से कौन सा लवंगनीय झील है? तो ये सांबर झील है। लवंगनी झील होता है जो ये क्या ना होता है, नमक उमक जो उत्पादन होता है, इसी से झील से माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर की निकट स्थित है? तो सभी लोग जानता है पटना में है, पटना के गंगा नदी पर स्थित है। और ये इसकी स्थापना जब हुआ था, ये 1984 में हुआ था और ये 7 किलोमीटर पे पूरा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? तो ये ताप्ती है। एक और नदी है, याद रखिएगा आप लोग, ये नर्मदा नदी है और नर्मदा और ताप्ती दो ही नदी है जो भ्रष्ट घाटी से होकर के बहती है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था और ये
एक और इसका फैक्ट जान लीजिए कि 80% भाग जो है पाकिस्तान यूज करता है, 20% जो है अपना भारत यूज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। सागपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। ब्रह्मपुत्र जो है कई जगह से बहती है और कई जगह से अलग अलग नामों से प्राचीन है। कोई जमुना कहता है तो कोई सागपो कहता है ना दोस्तों। चलिए 9 नंबर देखते हैं। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सी है? तो काकोलत होता है जो नालंदा जिला में स्थित है, बिहार शरीफ में के पास में नज़दीक है। कोसी नदी का उपनाम क्या है? तो गंगोत्री। उद्गम स्थल क्या है कोसी नदी का? तो ये गंगोत्री। जो सब देखिए जितने भी नदी है ना लगभग नेपाल से ही निकलते हैं, ये भी नेपाल से ही निकलते हैं। गंगोत्री नेपाल में ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर अध्याय 4 का जलवायु क्लाइमेट। चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो इससे ज़्यादा और बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं वेस्टर्न ईस्ट प्रश्न में। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। देखिए 2 नंबर देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ये सभी सही है। दैनिक तापांतर कम होता है, बिल्कुल कम होता है। वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी सही है। चलिए तापांतर वर्ष भर अधिक होता है, ये भी सही है। और ये विषम जलवायु पाई जाती है, ये बिल्कुल कथन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और इसका आंसर हो जाएगा 2 का घ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो उत्तरी पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब रहता है, ये सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो ये अपने भारत में ही होता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है मणिसराम में होता है, और ये मणिसराम जो है मेघालय में स्थित है, मेघालय राज्य में है। और मेघालय की राजधानी आप लोग भी बता देते हैं थोड़ा, शिलोंग। साथ साथ पूरा डिस्कशन भी हो जाएगा, शिलोंग में है। चलिए मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी कहते हैं। और देखिए 6 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? तो 1 जून को होता है। नेक्स्ट देखिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे पड़ती है? तो खिलनबर्ग। ये खिलनबर्ग कहाँ है दोस्तों, आपको मालूम है? ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। चलिए उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो ये आपको उत्तर पूर्वी मानसून यही कारण है। चलिए ये देखिए, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा के खेती के लिए उपयोगी होता है? तो फूल वाली बौछार। अच्छा ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान है। थोड़ा सा क्वेश्चन इस पर दोस्तों, ये थोड़ा बुक में थोड़ा सा ये प्रिंटिंग सही नहीं किया गया है, फिर भी मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या होता है? अधिक रहता है। चेन्नई का तापमान कोलकाता से अधिक रहता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरता है इसीलिए। चलिए ख नंबर देखिए, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर यहाँ पे अधिक होती है। यहाँ पे क्या होती है? अधिक होती है। चलिए ग देखते हैं। ग, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब के नाविकों ने किया था। चलिए घ देखिए, घ दोस्तों कह रहा है कि पश्चिमी घाट पहाड़ों के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा होती है। चलिए अंग देखिए, पर्वतों का डैश भरा वृद्धि छाया का प्रदेश होता है, तब पवन विमुख हो जाएगा, पवन विमुख। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है भौगोलिक कारण, ये मैं अलग से, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना करके दे दूंगा, सबमिट कर दूंगा। चलिए अध्याय 5 में चलते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति है, वन प्राणी है ना, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स। चलिए इस पर आप लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ कर तब ये लगाइएगा, तब ये वीडियो देखिएगा, मास्टर वीडियो। चलिए इस पर हम चलते हैं। ये देखिए 14 को जोड़ मंडल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन प्रश्न, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में लागू हुआ था दोस्तों। भारतपुरी पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है? बहुत सारे बच्चे समझ रहे हैं कि बिहार है तो बिहार राज्य में ही होगा, बिहार राज्य में नहीं है दोस्तों, ये आपको राजस्थान में है। भारतपुरी जो पक्षी अभयारण्य है ये राजस्थान में है। ये हम लोग का कंपटीशन में भी आता है, रेलवे के कई एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक दीजिएगा। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको 89,000 मतलब 89,000 वनस्पतियाँ जो है पाई जाती है। चलिए रिक्त स्थान पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में तापमान चूंकि सर्वत्र पर्याप्त है, अतः डैश की मात्रा जलवायु के प्रकार को निर्धारित करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जलवायु, अतः जलवायु। चलिए ये देखिए, ये क्या कर रहा है?
ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोम कहते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक डैश का ये अभिन्न अंग हो जाएगा, अभिन्न अंग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो विश्व में केवल, अब सोचिए पूरे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं और इसी देश से सारे देश में भेजा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, देश में जीवमंडल निश्चय आरक्षण क्षेत्र का कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 14 है, 14 जो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, 14 जीवमंडल निश्चय, है ना। और इसके बाद क्या कर रहा है? जिसमें डैश को विश्व का जीवमंडल निश्चय में शामिल किया गया है, तो इसमें मात्र 4 को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। आने वाला समय में चीन को भी पछाड़कर अपना भारत हो जाएगा, इसलिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार सुनते ही नहीं है। चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें जन्म मृत्यु से औसत यही सब पढ़ना है। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता दर किस राज्य में है? तो ये सभी लोग जानते हैं, केरल जो ही है, जिसमें आपको मैं परसेंटेज भी बता देता हूँ, 94% जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ साक्षरता लोग है। और दूसरा नंबर में अगर पूछता है, ये प्रथम है और दूसरा पूछता है तो मेघालय भी याद रखिएगा, दूसरा पूछता है तो मेघालय। और अपना जहाँ बिहार का स्थान आ जाएगा, तो बिहार सबसे पिछड़ा हुआ साक्षरता दर में आता है, ठीक ना। ये भी हम लोग का बिहार का दुर्भाग्य है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की औसत आयु संरचना क्या होती है? तो 64.6 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 2001 में की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात क्या स्थिति होगी? तो 933 महिलाएं थी, है ना। और अब जो है 2011 में जनगणना हुआ था, तो अब 943 हो गया है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। 943 मतलब 1000 पुरुषों पर 943, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है ना दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है। चलिए, भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष किलोमीटर में क्या होगा? तो 325 व्यक्ति हो जाएगा। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को मैं अभी छोड़ता हूँ, आगे क्वेश्चन में देखता हूँ आगे क्या चैप्टर है। आगे का चैप्टर आपको भारत के पड़ोसी देश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए अपना नेपाल, प्यारा नेपाल जो अपने भारत से ही सटा हुआ है, भारत ये सारा इसका भारत जो है ना, सब देख रेख सब भारत के ही जिम्मा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है? नेपाल की सीमा भारत के किस राज्यों से मिलती है? तो ये सिक्किम। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये 5 राज्यों से अपना भारत को मिलती है, थोड़ा सा फैक्ट भी जान लीजिए, वो काम आएगा। एक अपना बिहार हो गया, है ना दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश हो गया, है ना दोस्तों, एक उत्तराखंड हो गया और एक सिक्किम हो गया, है ना दोस्तों। चलिए 5 राज्यों से मिलता है, एक राज्य का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए महाभारत लेख क्या है? तो महाभारत लेख जो है पर्वत श्रृंखला है, महाभारत लेख जो है पर्वत श्रृंखला है। और देखिए गंडक नदी को नेपाल के किस नाम से जानते हैं? तो इसको नारायणी नाम से जानते हैं, नारायण भगवान का नाम याद रखिएगा, तो ये ध्यान रहेगा। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को छोड़ते हैं, अभी स्किप करते हैं, भूटान देखते हैं। भूटान ये भारत का ही पड़ोसी देश है। चलिए भूटान की राजधानी कहाँ है? तो देखिए काठमांडू जो है ये नेपाल की है, ढाका जो है बांग्लादेश की है ना। युगनी जो है भूटान, ये आपको बर्मा में पड़ता है। और थिम्पू जो है भूटान की राजधानी हो जाएगा। भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो ये 7554 मीटर है, 7554 मीटर यानी 7554 किलोमीटर। चलिए ये देखिए भूटान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो औसत वार्षिक वर्षा हो जाएगा 250 मीटर, 250 सेंटीमीटर से, ठीक है। भूटान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो ये आपको 70% 70 से 72% जो है वनों का विस्तार इसमें पाया जाता है। चलिए भूटान की साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो है बुक 2023 का है, तो उसमें 50% था, लेकिन अब जो है अब 72% हो गई है भूटान की साक्षरता दर। यहाँ पर आप जो लोग अगर कभी जाना का मौका मिले तो यहाँ पर आप लोग घूमिएगा। ये पूरे महात्मा बुद्ध से पूरे ये मंदिर बना हुआ है,
चलिए लघुत्तरीय प्रश्न को भी स्किप करते हैं। अब आते हैं 100 नंबर का बांग्लादेश ये भी भारत के पड़ोसी देश है। और ये आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मैप थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना। ये देखिए इधर जो है पाकिस्तान है और इधर बांग्लादेश। पहले जो है पूरे पाकिस्तान में ही आता था, पाकिस्तान इसीलिए अहम करता है कि बांग्लादेश को मिला लिया जाए। बांग्लादेश एक तरफा है और इसी से बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल जो है ना इससे अलग हो गया जब बंटवारा हुआ था। तो ये 17 दिसंबर 1971 के दिन बंटवारा हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और इधर ईस्ट। ये पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था पहले, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। चलिए ये पूरे मुस्लिम कंट्री है दोस्तों। चलिए इसमें हम लोग चलते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या करा है, बांग्लादेश का पूर्वी नाम क्या था, तब पूर्वी पाकिस्तान। अभी हम लोग बताए हैं, अभी ये मैं मैप के माध्यम से मैंने बताया था अभी। चलिए भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा, अभी जितने भी देश हैं ना लगभग 7 देश लगते हैं भारत के बॉर्डर से, और सातों में सबसे बड़ा इसका ही सीमा लगता है जो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर दोस्तों। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो है 17 दिसंबर 1971 के दिन, 17 सितंबर 1971 के दिन, है ना। अभी मैं दोस्तों एक और फैक्ट आपको बताऊंगा इस पर। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, तो ये दक्षिण भाग में है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। और जो फैक्ट है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए अपना जो भारत जो है ये कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच करता है, तो 5 राज्यों से, ये भी याद रखना है। देखिए यहाँ पर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और पश्चिम बंगाल। यही 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। और पूरे देश में मतलब 7 देश हैं ना जो भारत की सीमा को टच करता है। 7 देशों में सबसे बड़ा बॉर्डर सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। चलिए इसमें बहुत कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा टाइम के अभाव के कारण मैं इसको स्किप करता हूँ। चलिए श्रीलंका पे हम लोग चलते हैं। श्रीलंका जो अपने भारत से ही सटा हुआ था, खाली बीच में हिंद महासागर की वजह से ये अलग हो गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, श्रीलंका की आकृति कैसी है, तो ये अंडाकार है। ये आपको ये क्या नाम है, नारियल के समान है, गोला अंडाकार, ये अंडाकार वंश। इसके बाद देखिए पिदुत्रा ताल गला श्रीलंका की एक प्रमुख स्थलाकृति है, ये शिखर है। चलिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। चलिए भारत से श्रीलंका अलग करता है, तब पाक जल संधि के तहत श्रीलंका अलग करता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 1948 में। बाकी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूर्व का मोती श्रीलंका को ही बोला जाता है। चलिए सबसे घटिया देश पाकिस्तान का हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए जो अपने भारत से लगता है कि ये बनता है भारत से बड़ा, लेकिन है कुछ नहीं, जबकि सारा चीज़ अपने भारत से ही लेके चला गया, फिर भी इसकी चैन नहीं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये सब मैप है पाकिस्तान का। चलिए इस पर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये कराची में पड़ता है। कराची के जिन्हा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है जो पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा है। चलिए खेल के सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, ये असलाय कोट हो जाएगा, ये असलाय कोट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखिए, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है, तो ये तख्त सुलेमान की ऊंचाई जो आपका हो जाएगा 3770 किलोमीटर, 3770 किलोमीटर। चलिए सिंधु नदी बहती है, तो सिंधु नदी ये आपको पश्चिम में से दक्षिण हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं अध्याय 8 मानचित्र अध्ययन। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगा। सो आप लोग देखिए कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है, तो ये हो जाएगा आपको निरूपक भिन्न। चलिए मानसून की दूरी को मापने में कैसे जाना जाता है, तो ये आपको मापने में जाना जाता है अंश के। चलिए मापने में हर व्यक्त करता है, हर व्यक्त किसे करता है, तो हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मापक निपुण भिन्न है, तो सेंटीमीटर। निम्न में से किस मापन के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरिया को दर्शाया जा सकता है, तो ये आपको तुलनात्मक मापने की द्वारा। लघुत्तरीय प्रश्नों को भी स्किप करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन चैप्टर 9,
इसका ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं हम लोग फटाफट। ये देखिए ऑब्जेक्टिव, क्षेत्र में जाकर इकट्ठा किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं? तो ये इसको प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है, एक उपागम है। लघुत्तरीय को स्किप करते हैं। आप लोग आगे जरूर कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर इसका ये कारण और ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न का भी हल करवा दूंगा। नोट्स मेरे पास है, मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। चलिए क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक क्या है? आपदा प्रबंधन के मुख्य घटक हैं आपदा के पूर्वी समुदाय स्तर की तैयारी करना। चलिए 2 नंबर देखिए, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा उपाय किए गए हैं? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, ये हो आंसर हो जाएगा। चलिए अध्याय 11 में चलते हैं। मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। चलिए इस चैप्टर को देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव देखते हैं आज, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव हुआ था, तो ये 1984 में हुआ था। और डेट आपको मैं बता देता हूँ कि डेट भी याद रखिएगा। 2 या 3 दिसंबर में ये घटना हुआ था। और ये मिथाइल आइसोसोनाइट ये रेलवे में 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी से लेकर के एनटीपीसी से लेकर सारे चीज़। इसलिए ना कहा जाता है कि 9th और 10th का कोई अगर बच्चा ढंग से पढ़ लेता है ना, तो उसको आगे आगामी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। कंपटीशन के हर एग्जाम में ये पूछता है। भोपाल की रासायनिक गैस रिसाव 1984 में 2-3 दिसंबर को हुआ था, है ना। और इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसोनाइट। चलिए भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कारखाना में एक लगा हुआ था, औद्योगिक में आग। चलिए 2 नंबर चलते हैं। तूतीकोरिन में 1997 में गैस रिसाव का कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो ये बीमारी हुई थी आपको उल्टी होना और छाती में जलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे पड़ा है? तो सर्वाधिक प्रभाव बताएं तो है कि आपको उत्तरी बिहार में पड़ा था। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न अभी छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैविक आपदा, इसमें 3-4 छोटा दिया हुआ है, ये चलते हैं। चलिए डेंगू बीमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी होता है, मच्छर के काटने से ही होता है। ये एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से ही ये बीमारी फैलता है। चलिए एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स एक आपको अति सूक्ष्म जीव है। चलिए भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित होते हैं? तो अभी मैंने बताया था 25 लाख लोग जो हैं हर साल एड्स से प्रभावित होते हैं। 25 लाख। यहाँ पर देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार 25 लाख व्यक्ति जो हैं इससे संग्रहित होते हैं। चलिए आगे का चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अध्याय 12 में चलते हैं। समान आपदाएं और निवारण और नियंत्रण। बस हो गया है, लास्ट है चैप्टर आप लोग को। ये देखिए इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ये आप लोग बड़ा शहरों में देखते होंगे, ऐसे लाइन पर जाता है, यानी पैदल चलने के लिए बनाया जाता है। लेकिन आजकल तो गाड़ी वाले ये भी नहीं समझते हैं और धीरे नहीं करते हैं, बल्कि तेज रफ्तार में निकल जाते हैं, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं क्वेश्चन पे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए ताज होटल का आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में मुंबई में। ये पूरे फिगर के साथ दिया हुआ है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। चलिए देखिए सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसको 2 वर्गों में रखा गया है दोस्तों। चलिए तीव्र ज्वर के कारण क्या है? तो तीव्र ज्वर के कारण जो है ये आपको जीवाणु होता है। नगरों में सड़क कहाँ से पार किया जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था जेब्रा क्रॉसिंग से चिन्ह बना होता है, वहीं हो जाएगा, जेब्रा का चिन्ह बना होता है। अब जो मैंने अपनी फिगर में आपको दिखाया भी था। चलिए पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। तो पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। तो क्या बाईं तरफ बीच में तो कभी नहीं चलना चाहिए, गाड़ी बाईं तरफ में चले, पहले तो दाईं तरफ से चला जाता है, अपने क्षेत्र में चला जाता है। चलिए रेल यात्रा करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो रेल फाटक को पार करते समय दाईं बाईं नहीं देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ ले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पूरे वो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक से मेल होता है, और ये थोड़ा सा भी कहीं लीक किया तो पूरा गैस आग पकड़ लेगा। चलिए बच्चों को रेलवे लाइन पार करने के नियमों को जानकारी नहीं देना चाहिए? बिल्कुल ये जानकारी देना चाहिए, हर किसी को जानकारी देना चाहिए। चलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रेलवे को जब भी क्रॉसिंग पार करते हैं तो आर पार देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी पार करते हैं। चलिए अध्याय 13 में देखते हैं सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, ये लास्ट चैप्टर है। चलिए आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए
आपदा प्रबंधक के 3 प्रमुख अंगों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, पूर्वानुमान चेतावनी शामिल है ना? आपदा आपदा के समय प्रबंधक गतिविधियाँ ये भी शामिल है। आपदा के बाद सुनिश्चित रहना ये नहीं है, ये नहीं है। आपदा के बाद प्रबंधक कार्य करता है, ये भी सही है। इसका ग आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ग हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग होती है? तो रेल दुर्घटना तो हमेशा होती रहती है, खास करके ग्रीष्म ऋतु में। सामुदायिक प्रबंधक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का सूचित करना, ये गलती है। चलिए ये देखते हैं हम। ग्रामीण आपदा प्रबंधक समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो सभी को सुरक्षा देना। अब ये दोस्तों अध्याय पूरा खत्म हो चुका है। सो आप लोग यहाँ पे लास्ट गान देख लीजिए, सब खत्म हो चुका है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।